Hello humankind, hope you all are fit and fine. The Phytoplankton Academy welcomes you all. एंड बच्चों आज हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे दैट इज़ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये आपका 8th स्टैंडर्ड की साइंस एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर है। इससे पहले 7th एंड 6th स्टैंडर्ड साइंस एनसीईआरटी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज के चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहले हम क्रॉप का कंसेप्ट समझेंगे। क्रॉप क्या होती है, किस तरीके से हम क्रॉप का प्रोडक्शन करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स उसमें होती हैं जिनको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं। और उन सारी स्टेप्स को हमें मैनेज कैसे करना है, उनमें कुछ भी ज़्यादा या कम नहीं होना चाहिए, उसको हम मैनेजमेंट कहेंगे। तो ये इस चैप्टर में पढ़ेंगे, इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। बच्चों मैं एक बात आपको बताती हूँ कि जब द फाइटोप्लैंक्टन एकेडमी पर हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को ही क्लियर करना नहीं होता, क्योंकि हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपकी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी इम्प्रूव होती हैं। बट अगर यही सेम कंटेंट आप स्लाइड्स के थ्रू पढ़ें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग इस तरीके से क्लियर नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी एक ऐसी बुक है, बहुत स्टैंडर्ड एंड एक्सपर्ट्स के ज़रिए बनाई गई ये बुक है। इसमें आपको जो पिक्चर्स वगैरह दी होती हैं, छोटे छोटे कॉलम्स दिए होते हैं, उसमें बहुत डीप नॉलेज होती है और उनसे बहुत अच्छे क्वेश्चंस सॉल्व भी होते हैं। आज के इस चैप्टर में आप देखेंगे छोटे छोटे पैराग्राफ से हम कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या है। पहले मैं आपको बताती हूँ कि क्रॉप क्या होता है। लास्ट क्लास में हमने फॉरेस्ट पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो फॉरेस्ट में हमने देखा था कि वहाँ पर अलग अलग तरह के ट्रीज़ होते हैं, बड़े बड़े ट्रीज़ भी होते हैं, हर्ब्स होती हैं, श्रब्स होती हैं, ग्रासेस, क्लाइंबर्स, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो इसका क्या मतलब हो कि फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, प्लांट्स की, एनिमल्स की डाइवर्सिटी होती है। तो डाइवर्सिटी के टर्म्स हम कहेंगे कि ज़्यादा डाइवर्सिटी। यहीं अगर क्रॉप की बात करें तो क्रॉप क्या होती है, एक ऐसे एरिया में जब हम किसी भी सीरियल्स को, फ्रूट्स को या फिर वेजिटेबल्स को ग्रो कराते हैं और वो सिमिलर काइंड का हो, तो वहाँ पर डाइवर्सिटी बच्चों कम होती है। तो क्रॉप और फॉरेस्ट में ये डिफरेंस है कि क्रॉप में हम एक सिमिलर काइंड की, सेम काइंड की चीज़ों को ग्रो कराते हैं। यहाँ पे पहेली एंड बूझो अपने कहाँ पर अंकल्स के घर पर जाते हैं समर वेकेशन में। उनके अंकल फार्मर हैं, वहाँ पे वो क्या देखते हैं, कुछ टूल्स देखते हैं, जैसे कि खुरपी, सिकल, शॉवल, प्लो, इस तरह के टूल्स वो फील्ड के अंदर देखते हैं। तो बूझो को समझ आता है कि हमें इनका कहाँ पर और कैसे यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर याद हो कि प्लांट्स अपना खाना खुद से बना लेते हैं, ये वाली बात हम बहुत बार कंप्लीट कर चुके हैं, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, आपको याद होगा ना फोटोसिंथेसिस। और प्लांट्स को हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं, क्योंकि वो अपना खाना खुद से बना लेते हैं। इसके अलावा हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं, जो दूसरों पर डिपेंड्स होते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड्स होते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड्स होते हैं, उनको हेट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो बच्चों एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस यानी कि हम भी अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, तो फिर हमें खाना कहाँ से मिलता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको ये समझना है कि हम खाना खाते क्यों हैं, तो ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। खाना इसलिए खाते हैं क्योंकि हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है उसके साथ साथ जो हमारी बॉडी में टिश्यूज़ हैं उनकी रिपेयर होती है, उनकी ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारी बॉडी के डिफरेंट फंक्शन जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे परफॉर्म होते हैं आफ्टर टेकिंग द फूड ओनली। तो बच्चों ये फूड हमें कैसे मिलता है, प्लांट्स ने तो अपना काम पूरा कर लिया फोटोसिंथेसिस से, एनिमल्स कैसे अपना खाना बनाएंगे। तो हमें खाना बनाना है, इवन सिर्फ अपने लिए नहीं, हमारी कंट्री में इतनी लार्ज पॉपुलेशन है, हमें पूरी कंट्री के लिए खाना बनाना है। तो वो खाना हमें पैदा करने के लिए एक लार्ज स्केल पे उसका प्रोडक्शन करना पड़ेगा। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, रेगुलर प्रोडक्शन करना पड़ेगा, यानी कि लगातार, क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है। प्रॉपर मैनेज करना पड़ेगा कि उसमें किसी तरह का नुकसान ना हो, एंड उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा नेसेसरीली। ओके, तो आज की क्लास में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि फूड का प्रोडक्शन, क्रॉप का प्रोडक्शन हम कैसे करते हैं और किस तरीके से उसको मैनेज करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस शुरू कब से हुई है। टिल 10,000 BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, जब तक पीपल्स नॉमेडिक थे। नॉमेडिक क्या होता है, उस टाइम पे लोग क्या करते थे, उन्हें जहाँ भी खाना मिलता था, कच्चा फूड खा लेते थे, फ्रूट्स खा लेते थे, वेजिटेबल्स, कच्ची वेजिटेबल्स, या फिर एनिमल्स को किल किया, उनको खा लिया। लेकिन जब एक जगह पे वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी तो वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते थे, फिर वहाँ पे ये सारी चीज़ें खाते थे, फिर दूसरी जगह पर चले जाते थे। तो इससे क्या होता था, वो नॉमेडिक कहलाते थे और वो अपना खाना खुद से वहाँ पर किसी लैंड पे कल्टीवेट नहीं करते थे, यानी कि वो एग्रीकल्चर नहीं करते थे। उसके बाद से राइस, व्हीट एंड अदर फूड क्रॉप्स को एग्रीकल्चर करने का कंसेप्ट आया, जिसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर, इसका वर्ड दिया। When plants of the same kinds are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. जब एक तरह के प्लांट को हम लार्ज स्केल पर एक ही जगह पर उगाएंगे तो उसको हम क्रॉप कहेंगे। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि वीट को उगाते हैं हम, ठीक है,
सीरियल्स को उगाते हैं, वेजिटेबल्स को एंड फ्रूट्स को। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बहुत बड़ी कंट्री है, तो हम वहाँ की क्लाइमेट कंडीशन भी बहुत ज़्यादा डिफर करती है। टेम्परेचर कहीं पर अलग होता है, ह्यूमिडिटी अलग होती है, रैनफॉल, तो इस वजह से अलग अलग रीजन में जो क्रॉप्स का कंसेप्ट है वो अलग अलग हम ग्रो कराते हैं। देयर इज़ ए रिच वेराइटी ऑफ क्रॉप्स ग्रोइंग इन अ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री डिस्पाइट द डाइवर्सिटी। इस डाइवर्सिटी के बावजूद भी हमने दो बड़े बड़े सीजन्स में डिफाइन किया है। पहला है खारिफ क्रॉप्स, दूसरा है राबी क्रॉप्स। तो खारिफ एंड राबी क्रॉप्स इंडिया के अंदर ग्रो कराई जाती हैं। तो खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं बच्चों, ये रेनी सीजन के अंदर ग्रो कराई जाती हैं, बारिश के सीजन में। इसीलिए आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं, मैंने ऐसे याद रखा है इसको, खारिफ एंड देन बारिश। ओके, तो बारिश से आप खारिफ याद रख सकते हैं जिस तरीके से मैंने याद रखा है। उसके बाद रेनी सीजन इंडिया में कब कब होता है बच्चों, जून से सितंबर तक होता है। तो इस पीरियड से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि खारिफ क्रॉप किस पीरियड में ग्रो होंगी और कौन से सीजन में ग्रो होंगी। देन उसके एग्जाम्पल्स हैं पेडी, मेज, ये चावल को कहते हैं, देन सोयाबीन, ग्राउंड नट्स, कॉटन, ये सारे खारिफ क्रॉप्स के एग्जाम्पल हैं जिनको रेनी सीजन में सो किया जाता है और बाद में उनकी हार्वेस्टिंग होती है। राबी क्रॉप्स क्या होती हैं, ये क्रॉप्स आपकी विंटर सीजन में ग्रो कराई जाती हैं। अब राबी को आप ऐसे याद रखेंगे, ये देखिए राबी है और विंटर्स में होती है, तो विंटर्स को हम सर्दी कहते हैं, तो सर्दी में राबी सर्दी में ग्रो होगी, इस तरीके से याद रख सकते हैं। सर्दी का पीरियड क्या होता है इंडिया के अंदर, अक्टूबर टू मार्च का होता है। राबी क्रॉप्स कौन कौन सी है, वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड। इनका भी एक छोटी सी ट्रिक है याद करने की, एलपीजी आप जानते हैं, एलपीजी से आप याद रख सकते हैं, लिनसीड, पी, ग्राम एंड देन MW, ये आपकी राबी क्रॉप्स हो गई। इसके अलावा जो पल्सेस एंड वेजिटेबल्स होती हैं वो समर सीजन में ही ग्रो कराई जाती हैं। ये मैंने एक छोटी सी टेबल बनाई है आपके याद करने के लिए, इनको देखकर आप याद रख सकते हैं राबी क्रॉप्स कौन कौन सी होती हैं, वीट, पी, ग्राम, मस्टर्ड एंड खारिफ क्रॉप्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस क्रॉप प्रोडक्शन की। वाई पेडी, ये बुजो का क्वेश्चन है कि वाई पेडी कैन नॉट ग्रो इन द विंटर सीजन में, क्यों नहीं ग्रो करा सकते हैं, क्योंकि जो पेडी होती है उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और पानी हमें कब मिलेगा, रेनी सीजन में, बारिश के जरिए। Cultivation of crop involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find these similar activities at your home because जब हम अपने घर पर ornamental plants लगाते हैं, जैसे कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स हम लगाएंगे, तो उनमें भी हम कुछ कुछ एक्टिविटीज़ सेम करते हैं। जब हम ये बड़े लेवल की एक्टिविटीज़ पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारी मम्मा भी घर पर छोटा छोटा इस तरीके की एक्टिविटीज़ करती हैं जो कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कहलाती हैं। ठीक है, इनकी क्या क्या लिस्ट है यहाँ पर। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। देन सोइंग, जो भी हमारा बीज है जिसको भी हम ग्रो करा रहे हैं उसको डालना है। देन एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, ये कुछ न्यूट्रिशन होते हैं। मैन्योर होता है ऑर्गेनिक एंड फर्टिलाइज़र होता है इनऑर्गेनिक फॉर्म में। देन इरिगेशन, पानी प्रोवाइड करना है। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो भी अनवांटेड चीज़ वहाँ पर पैदा हो रही हैं उनको हटाना है, उनसे प्रोटेक्ट करना है। देन हार्वेस्टिंग, उसकी कटाई करनी है, जो हमारा सीड जो भी हमने ग्रो कराया उसको मैच्योर होने से पहले उसकी कटाई कर लेनी है, दैट इज़ हार्वेस्टिंग। एंड देन स्टोरेज, हमको प्रॉपर्ली इसको स्टोर करना है, क्योंकि जब हम हार्वेस्ट करते हैं तो सीड के अंदर मॉइस्चर होती है, उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें कुछ उसको पहले सनलाइट में रखना पड़ता है, उसको ड्राई करना पड़ता है, तो प्रॉपर तरीके से हमें इसको स्टोर करना पड़ता है, क्योंकि इंडिया की लार्ज पॉपुलेशन है, अलग अलग एरियाज़ में हमें ये सारे सीड्स डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसलिए हमें प्रॉपरली मैनेज करना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सोइंग करने से पहले। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन द एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जो हमारा लैंड है जहाँ पर हमें अपनी क्रॉप को ग्रो कराना है, तो उसकी सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए उसको लूज़ करना पड़ता है। जैसे मान लो ये आपका फील्ड है, तो यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे टूल्स के ज़रिए उस सॉइल को आपको लूज़ करना पड़ेगा। अच्छा, लूज़ करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनकी रूट पेनिट्रेट कर सके डीप इनटू द सॉइल। अब जब रूट प्लांट की अंदर डीप जाएगी, क्योंकि जब सॉइल आपकी लूज होगी तभी वो अंदर जा सकती है, और वहाँ से वो क्या कर सकती है, ब्रीदिंग इजीली कर पाएगी, तभी तो क्रॉप की अच्छे से ग्रो हो पाएगी। ओके, और वहाँ से वो पानी, न्यूट्रिशंस वगैरह भी इजीली ले सकती है। द लूजन सॉइल हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। अगर आपकी सॉइल
ये लूज़ होगी तो वहाँ पर जो अर्थवॉर्म्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो भी अच्छे से ग्रो करेंगे। अब इनके ग्रो करने की क्या ज़रूरत है? हमने पढ़ा है कि अर्थवॉर्म जो होते हैं वो फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। क्यों होते हैं? क्योंकि जो सॉइल होती है और उसके ऊपर जो डीकेड प्लांट्स के जैसे लीव्स हुआ या फिर एनिमल का कुछ फ्लैश हुआ, डेड एनिमल्स हुए, उनको डिकम्पोज करने में ये हेल्प करते हैं। और जब ये डिकम्पोज कर देते हैं तो ब्लैक कलर का ह्यूमस बना देते हैं। आपने पढ़ा होगा, लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, एक ब्लैक कलर का सब्सटेंस ह्यूमस होता है जो बहुत ही न्यूट्रिशियस होता है। बच्चों वो आता कहाँ से है? जो माइक्रोब्स हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, वो उन डीके प्लांट्स पर, डीके एनिमल्स पर फीड करते हैं और उनको डिकम्पोज कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम अगर आपकी सॉइल लूज होगी तो ये सारे एनिमल्स भी वहाँ पर इजीली सर्वाइव कर पाएंगे। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेंट मिनरल्स, सॉइल में मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है एंड कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। In addition, dead plants and animals get decomposed by the soil organism. In this way, various nutrients in the dead organism are released back into the soil. जो अभी हमने पढ़ा कि जो पत्तियां पेड़ की टूट के गिर जाती हैं, एनिमल्स डेड हो जाते हैं, उनके अंदर का जो न्यूट्रिशन है वो भी सॉइल के अंदर मिल जाता है और बाद में वो जो हम क्रॉप वहाँ पे ग्रो करा रहे हैं उनको मिल जाता है। These nutrients are again absorbed by the plants. इसी तरीके से पूरी न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चलती रहती है। जब हम बायोकेमिकल न्यूट्रिशन की साइकिल पढ़ेंगे तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। Since only a few centimeters of the top layer of the soil support plant growth, turning the loosening of soil brings the nutrient-rich soil to the top so that plants can use these nutrients. देखो बच्चों, अगर ये हमारी सॉइल की सरफेस है तो उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है, यानी कि जो जहाँ पर आप ज़मीन पर खड़े हुए हैं वहाँ से सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक ही सॉइल जो है वो न्यूट्रिशन सॉइल होती है, टॉप लेयर होती है सॉइल की, और वो जो प्लांट्स की हेल्प करती है अच्छे से ग्रो करने में। तो इसीलिए हमें ऊपर वाले पार्ट जो है सॉइल का उसको लूज़ करना चाहिए। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं टिलिंग और प्लोइंग। अभी एक प्लो आपने देखा होगा जो ट्रेडिशनल टाइम पे यूज़ किया जाता था, पुराने टाइम पर, तो उससे सॉइल को लूज़ किया जाता था, इसलिए इसको हम प्लोइंग भी कहते हैं और टिलिंग भी कहते हैं। एक प्लो के ज़रिए दैट इज़ मेड अप ऑफ वुड और आयरन का बना हुआ होता है, यहाँ पे शायद उसकी पिक्चर दी हुई है, ये है आपका प्लो। ये देखिए, ये जो रोड लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम प्लो शाफ्ट बोलते हैं, एंड ये वाला होता है आपका प्लोशेयर। इसको जो फार्मर्स होते हैं वो खुद भी यूज़ करते हैं डायरेक्टली, मैनुअली, और ऑक्स के ज़रिए भी। ये जो आपके एनिमल्स हैं इनके यहाँ पे नेक पर ये लगा देते हैं एक बीम, और उसके बाद इसको इस तरीके से यहाँ पे लगा देते हैं और ये चलते रहते हैं आपके जो ऑक्स हैं, और यहाँ पे खेतों में आपके फील्ड में इस तरीके से सॉइल की लूजनिंग होती रहती है, प्लोइंग होती रहती है। ओके, उसके बाद क्या करते हैं हम? मैन्योर इज़ ऑल्सो एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अगर मैन्योर की ज़रूरत है तो वो भी ऐड किया जाता है। इवन पानी भी ऐड किया जाता है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा हार्ड होती है सॉइल, बहुत ड्राई होती है, तो पानी भी डालने की ज़रूरत पड़ती है। दिस हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद द सॉइल। उसके साथ जब मैन्योर मिलाएंगे, मैन्योर मैंने आपको बताया कि न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट होता है जो कि ऑर्गेनिक होता है, और इसको हम सॉइल के अंदर मिलाते हैं ताकि वो मॉइस्ट भी हो जाए अच्छे से और सोइंग के लिए कैपेबल भी हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। एग्रीकल्चर में हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? बिफोर सोइंग द सीड्स, बीज को बोने से पहले, इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड। मतलब जो सॉइल के अंदर मोटे मोटे क्लम्प्स होते हैं उनको हमें तोड़ने की ज़रूरत होती है ताकि हमें बेहतर यील्ड हो सके। अब बेहतर यील्ड की क्या ज़रूरत है? हमें पता है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में अपना क्रॉप चाहिए। वीट, मेज़, राइस, ये ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा पॉपुलेशन को प्रोवाइड कर सकेंगे। This is done with the help of various tools. The main tool used for this purpose are plow, hoe and cultivator. ये सारी चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। प्लो भी हमने देखा कि ये एंशियंट टाइम्स हम यूज़ करते आ रहे हैं फॉर द टिलिंग ऑफ द सॉइल। इससे हम फर्टिलाइजर्स को भी मिक्स करते हैं। इवन जो हमें वीड्स को रिमूव करना है उसको भी हम इसी की हेल्प से कर सकते हैं। तो इसमें 2 पार्ट्स होते हैं, प्लो शेयर होता है एंड प्लो शाफ्ट होता है। ओके, ये हमारा इंडिजीनियस वुडन प्लो है, इंक्रीजिंगली बीइंग रिप्लेस बाय द आयरन प्लो। आजकल उस नावेडेज मतलब हम दूसरा प्लो यूज़ कर रहे हैं जो कि आयरन का बना होता है। एक दूसरा होता है हू। बच्चों ये एक सिंपल टूल है जिसको जो कि हम वीड्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, इवन उसके साथ साथ सॉइल को लूज़ करने के लिए भी, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट नहीं है, छोटे छोटे टूल्स होते हैं जिनको फार्मर्स अपनी सहूलियत के हिसाब से यूज़ करता है जहाँ पर उसको ज़रूरत पड़ती है। इट हैज़ अ लॉन्ग रोड ऑफ वुड एंड आयरन, अ स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बैंड प्लेट्स ऑफ आयरन इज फिक्स्ड टू वन ऑफ इट्स एंड यहाँ पे आप इसकी पिक्चर देख सकते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे जो कल्टीवेटर्स हम करते हैं ट्रैक्टर्स के ज़रिए,
एंड ये एक ट्रेडिशनल तरीके से जो हम कर रहे हैं। अच्छा, एक नई टेक्निक मैं आपको बताती हूँ, व्हाट इज़ द हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? अभी हम सॉइल की बात कर रहे हैं कि सॉइल के ज़रिए हम अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ में सॉइल अवेलेबल नहीं होती, स्पेशली जापान के अंदर ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस में है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, पानी के अंदर न्यूट्रिएंट्स मिलाते हैं जिस भी क्रॉप की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग, और अपनी क्रॉप्स को ग्रो करा लेते हैं। तो ग्रोइंग प्लांट्स विदाउट सॉइल इज़ द करेक्ट आंसर। ये आपका UPPCS 2009 में पूछा गया है, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ओके, ये हो गया आपका जो भी आपका वहाँ पे ट्रेडिशनल तरीके से यूज़ किया जाता है। फार्मर्स इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, अपने ऑक्स एंड कुछ और एनिमल्स के ज़रिए इसको यूज़ किया जाता है। देन कल्टीवेटर्स, अभी मैंने आपको बताया, ये यहाँ पे कल्टीवेटर्स दिखाया था। उसके साथ क्या होता है, नावेडेज प्लोइंग इज़ डन बाय द ट्रैक्टर ड्राइवन कल्टीवेटर्स, क्योंकि ये आसान होता है और यहाँ पे लेबर्स भी बच जाती है, टाइम भी बच जाता है। ओके, बहुत जल्दी काम हो जाता है। तो ट्रैक्टर से भी हम टिलिंग करते हैं एंड प्लोइंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप आती है सोइंग। इसके बाद अब हमें क्या करना है, जब हमारी सोइल लूज़ हो जाती है तो अब हमें उसमें सीड मिक्स करने की ज़रूरत है। तो सोइंग भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग, गुड क्वालिटी, क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ अ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। ये सिलेक्शन ऑफ द सीड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स, क्योंकि फार्मर्स को क्या करता है, फार्मर्स को अपनी गुड क्वालिटी सीड चाहिए, उसके साथ साथ वो सीड चाहिए जो हेल्दी हो और उससे हाई यील्ड हो सके, क्योंकि फार्मर को तो बेनिफिट तभी होगा ना, वो पूरे साल पूरे सीजन में इतनी मेहनत करते हैं, जो हाई यील्डिंग जो वेराइटी होती है सीड की वो प्रीफर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ सीड, वन डे आई सो माई मदर पुट सम सीड्स ग्राम। ये इन्होंने क्या देखा है पहले ने अपने घर पर, कि उनकी मम्मा ने एक वेजल के अंदर कुछ ग्राम्स लिए जो अक्सर हम भिगोते हैं रात में सुबह में खाने के लिए। उन ग्राम्स में उन्होंने पानी मिलाया तो देखा कि कुछ ग्राम जो थे वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं और ज़्यादातर नीचे बैठ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है, जो चना या ग्राम जो भी आपने डाला है उसके अंदर, वो अगर होलो होगा अंदर से, इंसेक्ट्स ने उसके ऊपर फीड किया होगा और वो ख़राब हो गया होगा, तो वो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है पानी की डेंसिटी से, जिसकी वजह से वो ऊपर आ जाता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारे ख़राब सीड्स हैं उनको हम इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, उनको हटा सकते हैं वहाँ से और अपने हेल्दी सीड्स को रख सकते हैं। तो सिलेक्शन ऑफ सीड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्टेप्स इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अगर आप चाहते हैं बच्चों ये एक्टिविटी करना कि आपको सीड्स को कैसे पहचानना है, तो आप भी घर पे कर सकते हैं। एक बीकर के अंदर पानी लें, उसमें कुछ वीट के सीड डाल दें, उसके बाद स्टिर करें और देख सकते हैं। ओके, तो ये क्यों किया, इससे हमें पता चल जाता है दिस इज़ अ गुड मैथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स फ्रॉम द डैमेज्ड वन। नेक्स्ट, ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल किस तरीके से यूज़ करते हैं, हम अपने फील्ड के अंदर एक फनल होती है जो ये कॉनिकल शेप्स की होती है, और उसके अंदर हम सीड डालेंगे। सीड को डालने के बाद उसको अपने जो ओक्स होते हैं उनको हम अपने फील्ड के अंदर लेके जाते हैं और धीरे धीरे ये भी मूव करता रहता है। तो ये आप देखें यहाँ पे ये फनल शेप का है ना, इसके अंदर ये फार्मर सीड डाल रहे हैं, तो ये सीड नीचे आपका सॉइल के अंदर मिक्स होता रहता है। लेकिन इसका एक थोड़ा सा नुकसान ये है कि जो सीड ऊपर गिर जाते हैं उनको बर्ड्स वगैरह खा लेती हैं और बहुत ज़्यादा अमाउंट में सीड आपके नुकसान हो जाता है। तो इसके लिए अब नया ट्रेडिशनल अभी जो हम फिलहाल में यूज़ करते हैं दैट इज़ सीड ड्रिल, जो कि हमारा नया इन्वेंशन है। वहाँ पे नावेडेज सीड ड्रिल्स इज़ यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर। दिस सो द सीड्स यूनिफॉर्मली। इससे जो सीड है वो यूनिफॉर्मली ग्रो होता है, मतलब वहाँ पे मिट्टी के अंदर जाता है, इक्वल डिस्टेंस पे जाता है एंड इक्वल डेप्थ पे। देखिए ये आपका सीड ड्रिल, इसके अंदर आपने क्या करना है, सीड्स जितने भी सीड्स इसके अंदर डाल देंगे, बहुत सारे सीड्स। ये पाइप्स लगे हुए हैं, इन पाइप्स के ज़रिए सीड्स आपका नीचे सॉइल में चला जाएगा। ये यहाँ पे मूव करने का लगा हुआ है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। देखो ये जो ट्रैक्टर वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे लगाई थी, इससे हम टिलिंग भी करते हैं और टिलिंग के साथ साथ इससे सोइंग भी होती है। ओके, अब आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ से कितना यूनिफॉर्मली ये लेके जा रहा है यहाँ पर। तो यूनिफॉर्मली और इक्वल डिस्टेंस पे आपका जो सीड है वो सॉइल के अंदर जा रहा है और उसको पानी भी अच्छे से मिल जाएगा। और उसका एक फ़ायदा ये भी होगा कि जो बर्ड्स हैं वो इस सीड्स को भी नहीं खा सकती। ओके, नाउ नेक्स्ट, अप्रोप्रिएट डिस्टेंस बिटवीन द सीड इज नेसेसरी। एक अप्रोप्रिएट डिस्टेंस होनी चाहिए टू अवॉइड द ओवर क्रोडिंग ऑफ द प्लांट्स। दिस अलाउ प्लांट्स टू गेट सफिशिएंट सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर। अब एक फील्ड के अंदर अगर हम प्रॉपर डिस्टेंस पे ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे, बहुत ज़्यादा मिक्सिंग हो जाएगी, ओवर क्रोडिंग हो जाएगी, तो प्लांट्स में भी कंपटीशन हो जाएगा पानी को गेन करने का, न्यूट्रिएंट्स को गेन करने का। तो कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो होंगे और कुछ प्लांट्स अच्छे ग्रो नहीं हो पाएंगे। Adding manure and fertilizer, the substance which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of the plants are called manure and fertilizer. अब मैन्योर क्या होते हैं, मैन्योर होते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो हमारे प्लांट्स हैं
वो डेड हो गए, उनकी लीव्स डेड हो गई, और जो एनिमल्स का डेड होता है, इवन काउ डंग वगैरह, जो काउ डंग उनका एक्सक्रीशन होता है, वो सारा हम मैन्योर, उसको हम मैन्योर में कन्वर्ट कर देते हैं। उन पे अर्थवॉर्म फीड करते हैं, अदर माइक्रोब्स फीड करते हैं। फर्टिलाइज़र फैक्ट्रीज़ के अंदर बनाए जाते हैं और ये इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स होते हैं। इनके अंदर न्यूट्रिशन होते हैं जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो इनमें ये बड़ा डिफरेंस है। ज़्यादा फर्टिलाइज़र अगर हम यूज़ करेंगे तो वो हमारी सॉइल के अंदर चले जाएंगे, पानी में मिक्स होंगे, ग्राउंड वाटर में, और वो फिर अल्टीमेटली दूसरे लोगों तक वो पानी पहुंचेगा, तो वो हेल्थ के लिए थोड़े ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होते। लेकिन मैन्योर से ऐसा कोई नुकसान नहीं होता, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करते हैं मैन्योर को यूज़ करने की। कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं, इवन इंडिया के अंदर भी अगर हम बात करें तो हम ज़ीरो बजट नॉन फार्मिंग की बात करते हैं, जिसमें हम चाहते हैं कि हम फर्टिलाइज़र्स का यूज़ ना करें, कोई पैसा ना लगाएं, क्योंकि अगर हमें फर्टिलाइज़र ख़रीदना है तो पैसा तो लगाना पड़ेगा। तो ज़ीरो बजट नॉन फार्मिंग का कंसेप्ट इसीलिए आया था कि हमें पैसा नहीं लगाना है और अपनी फार्मिंग को ऑर्गेनिक तरीके से करना है, और ये कंसेप्ट आया था आंध्र प्रदेश से। ओके, इसके अलावा अगर मैं इंडिया के एक स्टेट की बात करूँ, सिक्किम, जो कि दैट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, तो सिक्किम के अंदर पूरी ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। वहाँ पे फर्टिलाइजर्स का यूज़ नहीं किया जाता। वो लोग मैन्योर्स को कलेक्ट करते हैं, जो काऊ कैटल्स के डंग होते हैं उनको ही सेव करते हैं और उनको ही अपनी फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं। इस तरीके से उनकी फार्मिंग होती है। चलिए आगे पढ़ते हैं। सोइल सप्लाइज मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स। ये तो हमने देख लिया, ये न्यूट्रिएंट जो होते हैं असेंशियल होते हैं प्लांट्स की ग्रोथ के लिए। कुछ एरियाज़ में प्लांट्स ग्रो क्रॉप्स आफ्टर क्रॉप इन द सेम फील्ड। कुछ एरियाज़ में क्या होता है, फार्मर्स के पास एक ही लैंड होती है और उसी में वो बार बार क्रॉप ग्रो कराएंगे। एक सीज़न में कराई, अगले सीज़न में कराई। उससे क्या होता है, जो सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स है वो कम हो जाते हैं, डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो नेक्स्ट आपकी क्रॉप होती है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाती। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके बहुत सारे तरीके हैं। पुराने टाइम में क्या होता था, शिफ्टिंग कल्टीवेशन आपने सुना होगा। तो पुराने टाइम में क्या होता था, लोग एक एरिया के अंदर क्रॉपिंग करते थे और फिर उस एरिया को छोड़ के चले जाते थे, दूसरे एरिया में क्रॉपिंग करते थे। इसको झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। तो जो पुरानी वाली लैंड थी वहाँ पे फिर से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो रीजूनेट हो जाते थे। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता, फार्मर्स के पास इतनी लैंड भी नहीं होती, तो उनको उसी लैंड के अंदर अपनी क्रॉप को बार बार ग्रो कराना पड़ता है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव ये है कि हम एक दूसरी क्रॉप को वहाँ पे ग्रो करा दें। आज जो हमने जिस सीज़न में आज क्रॉप ग्रो कराई है, मान लो वीट ग्रो कराया है, तो नेक्स्ट सीज़न में वहाँ पर हम लेग्यूम्स वगैरह, वेजिटेबल्स, कुछ अदर क्रॉप्स को ग्रो करा सकते हैं। कंटिन्यूस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक्स द सोइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स, देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर। अब इसकी वजह से फार्मर्स को मैन्योर्स को ऐड करना पड़ता है सॉइल में, ताकि वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश हो जाएं। द प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसको ऐड करने को हम मैन्योरिंग कहते हैं। इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट इन अ वीक प्लांट। अगर आपने गलत तरीके से मैन्योरिंग की, यानी कि एक पूरा आपको जो लैंड है जहाँ पर आप क्रॉपिंग करा रहे हैं, वहाँ पर इस जगह पे आपने ज़्यादा मैन्योर डाल दिया और यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, इधर तो बिल्कुल है ही नहीं, तो इस तरीके से क्या होगा, अगर आपकी इम्प्रॉपर इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होंगी तो जो प्लांट्स इस जगह पर ग्रो होने वाले होंगे वो वीक हो जाएंगे। मैन्योर इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस obtained from the decomposition of the plants and animal waste, जिसकी हम बात कर चुके हैं। Farmers dump plants and animal waste in the pits at open places and allow it to decompose। बच्चों अगर आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो वर्मी कंपोस्टिंग एंड कंपोस्टिंग की मैंने एक वीडियो बनाई है, उस पर आप जाके देखिए कि किस तरीके से बड़े बड़े पिट्स बने होते हैं, रोड्स पर भी बने होते हैं, फार्मर्स अपने एरिया के हिसाब से भी उनको बनाते हैं। उनमें वो काऊ डंग, एनिमल वेस्ट, प्लांट वेस्ट को डाल देते हैं और उनको ढक देते हैं। फिर उनके अंदर अर्थवॉर्म्स को डाला जाता है और वहाँ पर वो जो जितना भी सब्सटेंस होता है उसको वो ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं डिकम्पोज करके। तो ये नेचुरल टेक्निक होती है मैन्योर्स को बनाने की। द डिकम्पोज्ड मैटर इज़ यूज्ड एज अ ऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैन्योर। ओके, यहाँ पे आपको एक्टिविटी करनी है समझने के लिए कि फर्टिलाइज़र मैन्योर का कितना इफेक्ट होता है। आपको क्या लेना है, मूंग ले लेनी है, या फिर अगर आपके घर पे ग्राम सीड हो तो वो ले लेने हैं। 3 वेसल्स लेंगे आप, ए, बी एंड सी, ग्लास भी ले सकते हैं। उसके अंदर फर्स्ट वाले के अंदर आपको सॉइल मिक्स करनी है और उसके साथ साथ थोड़ा सा काऊ डंग यूज़ कर लें। दूसरे वाले बी ग्लास में आपने क्या करना है, थोड़ी सी सॉइल मिक्स करेंगे और उसके बाद यूरिया लाके डालेंगे मार्केट से, थोड़ा सा यूरिया। एंड ग्लास सी में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ सॉइल डालनी है। और इन तीनों ग्लास के अंदर आपको ग्राम सीड या फिर मूंग सीड जो आपके पास अवेलेबल है वो डाल देना है। यहाँ पे आप क्या देखेंगे, जो फर्स्ट ग्लास ए है जहाँ पर आपने मैन्योर ऐड किया था वहाँ पे क्रॉपिंग हुई, ओके। लेकिन जो बी वाला था जिसमें यूरिया ऐड किया था वहाँ पे क्रॉपिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, ओके, लीव ज़्यादा निकल कर आ रही हैं। लेकिन सी वाले पे जहाँ पर आपने सिर्फ सॉइल डाली थी तो वहाँ निकला तो है प्लांट, लेकिन छोटा सा, वो ज़्यादा अच्छे से क्रॉपिंग नहीं हुई है।
तो बच्चों इससे क्या पता चल रहा है कि जो ऑर्गेनिक वाला हम यूज़ करते हैं ना, उससे ग्रोथ तो होती है हमारी क्रॉप की, लेकिन कम अमाउंट में होती है एज़ कम्पेयर टू यूरिया। अब हमारे फार्मर्स को चाहिए होती है हाई यील्ड, तो इसकी वजह से उनको फर्टिलाइज़र यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, डिड प्लांट्स इन ऑल द ग्लासेस ग्रो एट द सेम पेस? नहीं, सेम पेस से तो ग्रो नहीं हुए। जो फर्स्ट वाला हमने अभी डिफरेंस देखा यहाँ पे, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स विच आर रिच इन द पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, तो वहाँ पर वो ज़्यादा हुई है। ओके, हाउ आर दे डिफर फ्रॉम द मैन्यूर? अच्छा, फर्टिलाइजर को मैन्यूर से कैसे डिफर करना है ये यहाँ पे पूछ रहे हैं। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया, उसके एग्जाम्पल है यूरिया, अमोनियम सल्फेट, देन सुपर फॉस्फेट, पोटाश एंड एनपीके। एनपीके होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अगर आप मार्केट में जाएं तो कुछ शॉप्स पर जो फर्टिलाइजर बेचती हैं वहाँ पर कुछ जूट बैग्स रखे होते हैं, कुछ भी जैसे जिसको हम बोरी बोलते हैं आम भाषा में, तो वहाँ पे एनपीके लिखा होता है। उस एनपीके को देखकर आप समझ जाइए कि ये फर्टिलाइजर है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सारे जो फर्टिलाइजर्स के नाम मैंने आपको बताया, ये सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं जिनको हम फैक्ट्रीज में बनाते हैं। ओके, टू यूज़ द फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प्ड फार्मर टू गेट बेटर यील्ड, ज़्यादा यील्ड होती है, सच एज वीट, पेडी, मेज, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। बट एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ मेड द सोइल लेस फर्टाइल। अगर आप ज़्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर्स यूज़ कर देंगे तो जो सोइल है वो लेस फर्टाइल होगी। उसका क्या रीज़न है बच्चों, मैं यहाँ आपको बताती हूँ कि जैसे आपने सॉइल के ऊपर यहाँ पर फर्टिलाइज़र डाला, तो इस फर्टिलाइज़र्स को धीरे धीरे ये नीचे ग्राउंड वाटर में जाने लगता है, और ग्राउंड वाटर के अंदर जाने के साथ साथ ये आपका इवन ये क्रॉप्स के अंदर भी चला जाता है। जब जो प्लांट्स हैं उसकी जो रूट्स जब इसको लेंगी पानी को, उसके साथ साथ फर्टिलाइज़र्स के न्यूट्रिएंट्स भी ले लेती हैं। तो आपने देखा होगा कि घरों पे जो वेजिटेबल्स आती है उनमें किसी तरह की स्मेल्स आती है कभी कभी, तो वो फर्टिलाइज़र के इफेक्ट भी हो सकते हैं। वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी वजह से भी वो स्मेल हो सकती है। तो ये हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान की होती है ह्यूमंस की। उसके साथ अगर ये पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं तो बड़े लेवल पे हमें नुकसान पहुंचाते हैं। आप अक्सर न्यूज़ में सुनेंगे कि वाटर पॉल्यूशन की एक वजह फर्टिलाइज़र भी होती है। इवन ये मेजर कोज है, छोटा कोज नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम्स ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। Therefore, in order to maintain the fertility of the soil, we have सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र। सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र आपको पता है, अभी हमने सोशल साइंस वाली एनसीईआरटी में पढ़ा था कि जब हमें ऑर्गेनिक मैन्योर्स को यूज़ करना, फील्ड को अनकल्टिवेटेड छोड़ देना 2 क्रॉप्स के बीच में, उसको सब्सटीट्यूट फर्टिलाइज़र कहते हैं। द यूज़ ऑफ मैन्योर इम्प्रूव सॉइल टेक्सचर एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। जब हम मैन्योर का यूज़ करते हैं तो ये इतना इंपॉर्टेंट होता है कि इससे सॉइल का टेक्सचर भी बढ़ता है और उसके साथ साथ वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी बढ़ती है। इट रिप्लेनिश सॉइल विद द न्यूट्रिएंट्स। बच्चों, वाटर रिटेंशन कैपेसिटी क्या होती है कि देखो, पानी जो हमारी ज़मीन के नीचे होता है तो उसको प्लांट्स को अपनी रूट्स के ज़रिए लेना होता है। ओके, प्लांट्स की रूट्स जो वो डीप जाती हैं, जब हमने लूजनिंग पढ़ा था सॉइल की तब भी पढ़ा था ना, तो वो वाटर को वहाँ से लेती है। अब अगर आपकी सॉइल कैपेबल नहीं है पानी को होल्ड करने की, तो किस तरीके से प्लांट्स के अंदर पानी जाएगा? और ये प्लांट्स के अंदर पानी जाता है कैपिलरी एक्शन से। ये भी आपको याद रखना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे मैन्योर्स को अगर हम यूज़ करते हैं तो सॉइल का टेक्सचर बढ़ता है और उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाती है। अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट्स इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन हमने पढ़ा कि एक बार हमें एक क्रॉप ग्रो करनी है और उसके बाद ऑल्टरनेटिवली दूसरी। इंडिया के अंदर हम क्या करते हैं, लेग्यूम्स को यूज़ कर लेते हैं एज अ फोडर इन 1 सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। तो हमारे पास 2 तरह की क्रॉप्स हो जाती हैं। अच्छा बच्चों, लेग्यूम्स क्या होता है, पढ़ा है आपने? लेग्यूम्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। आप इनको नोट डाउन कर ले इस टर्म को, लेग्यूम्स प्लांट्स, क्योंकि ये क्या होगा, आप जब आगे क्लास में जाएंगे या आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये हेल्प करेगा। इनके अंदर नोड्यूल्स होते हैं। अगर मैं डिटेल में जाऊँ तो थोड़ा टाइम लग सकता है इसमें। इनकी जो रूट्स होती है वो लेग्यूमिनस प्लांट्स कहलाते हैं। इनमें नोड्यूल्स होते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। दे फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। यहाँ पे हम डिफरेंस देख लेते हैं फर्टिलाइजर और मैन्यूर का। हालांकि हम पढ़ चुके हैं लेकिन टेबल के थ्रू देखेंगे। देखिए, फर्टिलाइजर की पिक्चर मैंने लगाई है, ये आपके फैक्ट्रीज से बनकर फर्टिलाइजर आया है, और ये जो मैन्यूर है ये हमने खुद से बनाते हैं। तो फर्टिलाइजर मैन मेड होता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, और मैन्यूर्स आपके नेचुरल सब्सटेंस होते हैं जो कि डिकम्पोजिशन से, जो कि कैटल डंग, प्लांट रेसिड्यू, उन सब से बनते हैं। फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज में प्रिपेयर हुआ, मैन्यूर्स को हमने अपने फील्ड के अंदर प्रिपेयर किया। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे कोई ह्यूमस नहीं बनता, लेकिन मैन्यूर्स हमें लॉट ऑफ ह्यूमस प्रोवाइड कराता है सॉइल को। फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स लाइक द नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। एनपीके की बात हमने करी थी।
लेकिन मैन्यूर जो होते हैं वो रिलेटिवली लेस रिच होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट्स में, जिसकी वजह से जो हमने अभी एक्टिविटी की थी पता चला था कि फर्स्ट क्लास में कम क्रॉपिंग हुई है। उसका क्या रीज़न था कि मैन्यूर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते हैं। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो हेल्दी होते हैं, भले ही वो कम होते हैं लेकिन हेल्दी होते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स आपके इतने हेल्दी नहीं होते हैं। तो यहाँ पे हम मैन्यूर्स के कुछ एडवांटेज देख लेते हैं। ये आपके वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे सॉइल की, उसके साथ साथ सॉइल को पोरस करेंगे ताकि उससे एक्सचेंज हो सके गैसेस का इजीली। ये फ्रेंडली भी होते हैं क्योंकि यहाँ पे जो माइक्रोब्स होते हैं अर्थवॉर्म्स एंड वो माइक्रोब्स जो हमारे रेजिड्यू प्लांट रेजिड्यू पर डिकम्पोज करते हैं उनकी ग्रो करा देते हैं। इट इम्प्रूव्स द टेक्सचर ऑफ द सॉइल। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हैं एडवांटेज हैं मैन्यूर्स के, ये आप याद रखना। इरिगेशन, अब जब हमने उसकी सोइंग करा दी तो पानी की ज़रूरत तो होगी। पानी हर लिविंग बीइंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है एंड ये पानी का कंसेप्ट हम अपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। जब हमने वेस्ट वाटर स्टोरी पढ़ी थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि अर्थ में कितना कितना पानी अवेलेबल है, कितना पानी हमें पीने के लिए चाहिए होता है, ठीक है। ओके, वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रूट्स, प्लांट रूट से वाटर एब्जॉर्ब होता है। अलोंग विद वाटर मिनरल्स एंड फर्टिलाइजर्स भी प्लांट्स की रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यह भी हमने देखा। प्लांट्स कंटेन नियरली 90% ऑफ वाटर। वाटर इज असेंशियल बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड डज नॉट टेक प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। अगर आप सीड्स को ऐसे ही रख देंगे तो वो जर्मिनेट नहीं होंगे। आप देखना, अगर आपके पास ग्राम सीड्स हों घर के अंदर तो आप उन ग्राम सीड्स को यहाँ पे डालें किसी फ्लास्क के अंदर, थोड़ा सा पानी भर दें तो वो कुछ देर के बाद आपके जो सीड्स हैं ना नेक्स्ट डे, एक नाइट के बाद उनमें जर्मिनेशन होने लगता है। तो बेटा ये पता चलता है कि जो जर्मिनेशन होता है सीड का वो ड्राई कंडीशन में नहीं होता। अगर आप अपनी उनके सीड्स को किसी भी अलमीरा के अंदर रखें, किसी बॉक्स में रखें बिना पानी के, तो वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। इसीलिए जब हम स्टोरेज वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे ना बच्चों, तो वहाँ पे हम देखेंगे कि हम स्टोर इस तरीके से करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई कर देते हैं सीड्स को ताकि उनके अंदर मॉइस्चर ना हो। अगर मॉइस्चर होगी तो वो जर्मिनेट करने लगते हैं। न्यूट्रिएंट डिसॉल्व इन वाटर आर ट्रांसपोर्टेड टू द ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। ओके, इससे क्या होता है, इससे फ्रस्ट से भी बचाते हैं और हॉट एयर करंट से भी, क्योंकि पानी अगर होगा तो फ्रस्ट भी नहीं होगा और हॉट एयर करंट्स भी उसको इफेक्ट नहीं डालेंगे। टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप्स ग्रोथ फील्ड्स हैव टू बी वाटर्ड रेगुलरली। लगातार फील्ड्स को पानी देना पड़ता है। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट द रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। जब हम रेगुलर सप्लाई करते हैं वाटर की उसको हम इरीगेशन कहते हैं। ओके बच्चों, इरीगेशन के बहुत सारे सोर्स होते हैं। वेल से भी हम इरीगेशन करते हैं, ट्यूब वेल से, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स और कैनाल से भी। अच्छा, यहाँ पे कुछ ट्रेडिशनल तरीके दिखाए गए हैं। मोड्स, ये मोड क्या होता है, इसको हम पुली सिस्टम भी कहते हैं, अगर आपको पता तो पुली सिस्टम। इसमें क्या होता है, यहाँ से आपने पानी को कलेक्ट किया वेल से और ख़ुद से जा रहे हैं आप अपनी फील्ड में यहाँ पे पानी देने। उसके बाद दूसरा है चेन पंप। चेन पंप में क्या होता है, कुछ एल्यूमिनियम का या कुछ पत्थर का इस तरीके से बना देते हैं जहाँ पर डायरेक्टली पानी आपका निकालना तो आपको पुली सिस्टम से ही पड़ता है, लेकिन वो पानी आपके फील्ड तक पहुँच जाता है, जिसको हम चेन पंप कहेंगे। ये सी है आपका डेकली में क्या होता है, यहाँ पे आपने पानी निकाला लेकिन इसमें हम एनिमल्स का यूज़ भी करते हैं डेकली में। ये आपको याद रखना है। राहत सिस्टम है, ये वाला आपका राहत सिस्टम है, यहाँ पे भी एनिमल्स का यूज़ किया जाता है और ये लेवर सिस्टम भी कहलाता है। पम्प्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर। अब आज के टाइम में हम पम्प्स यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम इसको एनर्जी कैसे प्रोवाइड करेंगे, डीजल के जरिए, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर एनर्जी इज़ यूज टू रन दीज पम्प्स। ओके, मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के क्या क्या मेथड है जो मॉडर्न मेथड्स हैं, स्प्रिंकल मेथड होता है और दूसरा होता है ड्रिप सिस्टम। तो जो स्प्रिंकलर सिस्टम होता है वो वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पानी की सफिशिएंट पानी नहीं होता। अब ये आपका इसमें कुछ नोजल्स होते हैं जो रोटेट करते रहते हैं। यहाँ पे देखें आप, ये नोजल्स लगे हुए हैं और ये नोजल्स रोटेट करते रहते हैं आपके कंटिन्यूसली और इनके अंदर कुछ होल्स लगे होते हैं। तो जैसे ये आपका पानी का सिस्टम है वेल का, यहाँ से आपने पाइप लगाया, ये पाइप आपके क्रॉप्स तक गया, यहाँ पे कंटिन्यूस लगा हुआ है इस तरीके से सिस्टम, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से ये ऊपर जाके यहाँ पे नोजल्स में पानी जा रहा है और ये जैसे आर्टिफिशियल रेनिंग होती है ना, इस तरीके से ये बिखेर देते हैं पानी को थोड़ा थोड़ा सा। देन when water is allowed to flow through the main pipe under pressure with the help of pump, it escapes from the rotating nozzles and it get sprinkled on the crop as it is raining। बारिश की तरह ये लगता है। तो कहाँ पर होती है स्प्रिंकलिंग, कॉफ़ी वाले लॉन में, क्योंकि वहाँ पर पानी हमें इकट्ठा नहीं करना होता। आपने देखा होगा कॉफ़ी, टी ऐसी जगह पर ग्रो होती है जहाँ पे बारिश होती है और पानी नीचे गिर जाता है। तो इसी तरीके से हम अगर कॉफ़ी अपने किसी क्रॉप की तरह लगाते हैं तो हम ये वाला सिस्टम यूज़ कर सकते हैं, बहुत एफिशिएंट सिस्टम होगा।
ठीक है। ड्रिप वाला सिस्टम कहाँ पे यूज़ किया जाता है? ये बेस्ट टेक्निक्स है वाटर फ्रूट्स को वाटर देने की, प्लांट्स में, गार्डन्स को एंड ट्रीज़ को, और इससे बहुत पानी की बचत भी होती है। पानी की बचत का कंसेप्ट भी हमने पढ़ा था। तो बच्चों ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से पूरा पाइप लगा देंगे, कोई स्प्रिंकल नहीं लगा होता और ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी जाता रहता है। जब हम यहाँ से पानी को छोड़ते हैं तो वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा पानी क्रॉप बाय क्रॉप आपका पहुँचता रहेगा। अच्छा, अब हमें प्रोटेक्ट करना है वीड से, जो कि अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती, अनडिज़ायरेबल होते हैं। हमारे प्लांट्स के जो क्रॉप्स हम ग्रो करा रहे हैं उनके साथ आके कंपटीशन करते हैं वाटर का, न्यूट्रिएंट्स का, तो उनको हमें निकालने की ज़रूरत होती है। अनडिज़ायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली along with the crop and these undesirable plants are called weeds। इनको हम weeds कहेंगे। द रिमूवल ऑफ weeds is called weeding। इसको रिमूव करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, मैनुअली भी करते हैं हम खुरपी के ज़रिए से, एंड कुछ वीडीसाइड्स भी यूज़ करते हैं, कुछ केमिकल जैसे कि 2,4-D, ये वीडीसाइड्स है जिसको हम पानी के साथ मिलाकर यूज़ करते हैं और फार्मर्स इसको स्प्रे के ज़रिए स्प्रिंकल करते हैं। बच्चों ये थोड़ा सा हार्मफुल होता है हेल्थ के लिए, इवन थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। तो जो भी फार्मर्स इसको यूज़ कर रहे हैं, स्प्रिंकल कर रहे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने फेस को कवर करें और बाद में उसके हैंड वॉश अच्छे से करें। ये तरीका होता है। स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स में अफेक्ट द हेल्थ ऑफ द फार्मर, सो दे शुड यूज़ दीज केमिकल्स वेरी केयरफुली। दे शुड कवर दियर नोज एंड माउथ विद अ पीस ऑफ क्लॉथ ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ दीज केमिकल्स। उसके बाद आती है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या हुआ? जब पूरी क्रॉप का कंसेप्ट हमने कर लिया, सारी की सारी स्टेप्स फॉलो कर ली, अब एट द एंड हमें उसकी कटाई करनी होती है। और ये बहुत एन्जॉयफुल मोमेंट होता है क्योंकि फार्मर्स इस टाइम पर बहुत सारे फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत की है पूरे सीजन में, तो जाहिर सी बात है फ़न करना बनता है। हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट्स मैच्योर, मतलब जब वो मैच्योर हो जाती है तो उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। हार्वेस्टिंग में हम क्या यूज़ करते हैं? ये सिकल ट्रेडिशनल तरीके से, इस तरीके से हार्वेस्टिंग की जाती है, और मॉडर्न तरीके से हम कुछ मशीन्स का यूज़ करते हैं। चलिए बच्चे कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहले, व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ क्रॉप रोटेशन इन द फार्मिंग? क्रॉप रोटेशन का क्या इंपॉर्टेंट होता है? इट इंक्रीज द प्रोडक्शन, yes, soil fertility is conserved and soil erosion is reduced। तो all of the above would be your correct answer। ये आपका UPRO 2016 का क्वेश्चन है। तो अब आपको आइडिया हो गया होगा किस तरीके से क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट किया जाता है कंटेंट से। अगर आप NCERT को टेक्स्ट बुक के थ्रू नहीं पढ़ेंगे तो आपको कंटेंट से वो बेटर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका UPPCS 2001 का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। While India's human population is growing at an outstanding pace, the bird population is shrinking fastly mainly because, क्यों बर्ड की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है जब ह्यूमन पॉपुलेशन इतनी बढ़ रही है? तो there has been an abnormal increase in the number of hunters। बहुत ज़्यादा हंटर्स बढ़ गए। ये थोड़ी सी इलॉजिकल बात नहीं लग रही है आपको कि हंटर्स बढ़ गए इसलिए बर्ड्स कम हो रही है? हालांकि हंटिंग की वजह से बर्ड्स पॉपुलेशन पर फर्क पड़ता है, लेकिन इतना ड्रास्टिकल चेंज नहीं आ सकता। बायोपेस्टिसाइड्स एंड ऑर्गेनिक मैन्यूर्स आर बीइंग यूज्ड ऑन ए लार्ज स्केल। मैंने अभी आपको बताया कि अगर बायोपेस्टिसाइड्स या ऑर्गेनिक मैन्यूर्स हम यूज़ करेंगे तो वो ह्यूमन हेल्थ या फिर प्लांट्स हेल्थ पर, इवन बर्ड्स हेल्थ पर भी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। There has been a large scale reduction in the habitat of the birds। या ये सही बात है कि लार्ज स्केल पे जो बर्ड्स का हैबिटेट है वो रिड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से बर्ड्स की पॉपुलेशन कम हो रही है। अगला स्टेटमेंट है, देयर हैज़ बीन लार्ज स्केल यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मॉस्किटो रैपेलेंट। ये भी सही स्टेटमेंट है, क्योंकि जब ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं और बर्ड्स फिर उन चीज़ों को जाके, जैसे पेस्टिसाइड्स आपने यूज़ किया फील्ड के अंदर, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ किए, तो बर्ड्स क्या करेंगे, वहाँ पर जो सीड बचा रह जाता है, कुछ भी टूट जाता है, उसको जाके ग्रो करेंगे। अब उन पे फर्टिलाइजर्स लग जाते हैं तो उसकी वजह से बर्ड्स की हेल्थ ख़राब हो जाती है और वो डेड हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनके नंबर डिक्रीज हो रहे हैं। तो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपका सही है, तो सी वुड बी योर करेक्ट आंसर। बच्चों बर्ड्स के कंसेप्ट से मुझे याद आया, मैं एक चीज़ आपको बताती हूँ। GIB को अगर आप नहीं जानते, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जो कि राजस्थान की स्टेट बर्ड है, तो उसके बारे में जाके देखिए, मैंने उस पर वीडियो बनाई है। उसमें क्या होता है, वो बर्ड्स को का हैबिटेट लॉस हो रहा है, और जितना ज़्यादा उस बर्ड का हैबिटेट लॉस हो रहा है, उसका नंबर डाउन्स हो रहे हैं, तो आपको समझ आएगा कि हर एक बर्ड्स का अपना अलग अलग क्राइटेरिया है उसके रिडक्शन होने का। वहीं अगर हम वल्चर की बात करें, क्योंकि वल्चर भी एक बर्ड के अंदर आता है, वल्चर पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो वल्चर में क्या होता है कि वहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं
डाइक्लोफिनेक एक मेडिसिन होती है जो कि हम एनिमल्स को देते हैं उनके दर्द में, एनिमल्स उनको खाते हैं, फिर उसके बाद जब कभी जाके एनिमल्स की डेथ होती है, वल्चर्स उन पे फीड करते हैं, तो फिर वल्चर को वो दवाई बहुत नुकसान देती है जिसकी वजह से उनकी जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज़ हो गए। तो ये थोड़े से इंटरेस्टिंग होंगे आपके लिए, अगर आप इनको जानना चाहें तो यू कैन गो थ्रू दिस। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी फॉर एनवायरमेंट फ्रेंडली सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन एग्रीकल्चर। कौन सा बेहतर तरीका है सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने का इंडियन एग्रीकल्चर में? ये आपका 1993 IAS वाला क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर है, एक्सपेंशन ऑफ कल्टिवेबल लैंड, इंक्रीज यूज ऑफ सुपर फॉस्फेट, यूरिया एंड इफेक्टिव बायोसाइड्स। तो बच्चों ये देखो, कल्टीवेबल लैंड्स का बढ़ाने का क्या मतलब है कि जो हमारे पास फॉरेस्ट है उनको भी हम कट कर दें और अपना कल्टीवेबल लैंड बढ़ा लें। क्या ये सही तरीका होगा, सस्टेनेबल होगा? बिल्कुल नहीं। उसके बाद उन्होंने सुपर फॉस्फेट की बात कर दी जो कि फर्टिलाइजर है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये भी बेहतर नहीं है। अगला स्टेटमेंट है, वाइडर पॉपुलराइजेशन ऑफ हाई यील्डिंग क्रॉप वेराइटीज, बेटर एड्स, मोर फ्रिक्वेंट इरीगेशन एंड इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ एरियल स्पेन ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। मतलब क्या कहने कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी देते रहो, अच्छी अच्छी वेराइटी यूज़ करो, उनका एडवर्टाइजमेंट करो, ये कोई बेहतर तरीका नहीं है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, अलग अलग क्रॉपिंग करनी है, अल्टरनेटिवली क्रॉपिंग करनी है, ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करना है, नाइट्रोजन फिक्सिंग प्लांट, अभी हमने पढ़ा था ना जो मैंने आपको बताया था लेग्यूम्स वाला, कि हम जब ऑल्टरनेटिव काम करते हैं, क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं तो वहाँ पे लेग्यूम्स को लगा देते हैं जो कि आपके नाइट्रोजन फिक्सिंग होते हैं। तब आपको समझ में आ गया ना कि किस तरीके से एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनते हैं। देन पेस्ट रेसिस्टेंट क्रॉप वेराइटीज़, तो ये आपका सही स्टेटमेंट है सी। अगला है, इम्प्रूव्ड फार्म इम्प्लीमेंट्स, मशीनरी, यूज़ ऑफ पोटेंट इंसेक्टिसाइड, ये आपका गलत स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द एग्रीकल्चरल सॉइल कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, high content of organic matter in soil drastically reduce its water holding capacity। अगर आप ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे जिसको हम मैन्योर कहते हैं तो उसकी वजह से सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अभी हमने पढ़ा था कि उससे सॉइल की, जब मैन्योर्स के एडवांटेज पढ़े थे तब हमने देखा कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, सॉइल का टेक्सचर बढ़ जाता है, उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ अच्छे से होती है। तो ये आपका स्टेटमेंट नहीं होगा। सॉइल डज नॉट प्ले एनी रोल इन द सल्फर साइकिल, ये भी गलत बात है। सॉइल के अंदर सारी सल्फर साइकिल्स होती हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल जब हम होते हैं सॉइल वहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, ये हम पढ़ेंगे। ऑप्शन बी आपका गलत है। इरीगेशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कंट्रीब्यूट टू द सेलिनाइजेशन ऑफ सम एग्रीकल्चर लैंड, ये आपका सही स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर हम बार बार इरीगेशन करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उससे क्या होता है, हमारी जो लैंड है एग्रीकल्चर लैंड उसमें सेलिनाइजेशन होता है। बच्चों ये क्या होता है मैं आपको समझाती हूँ। ये अगर आपकी लैंड है, ठीक है, वहाँ पर आपने बार बार पानी दे रहे हैं, बार बार पानी दे रहे हैं, तो ये पानी आपका ज़मीन के अंदर जा रहा है। यहाँ पर पानी प्लांट्स कैसे लेते हैं? प्लांट्स अगर ये है तो रूट्स के ज़रिए पानी लेते हैं। अब वो जब प्लांट्स रूट्स के ज़रिए पानी ऊपर जाएगा तो उसके साथ साथ जो वहाँ पर सोल्ट न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी चले जाएंगे। अब एक तो होता है नॉर्मल कंडीशन में जाना, लेकिन यहाँ पे लिखा है बार बार अगर हम कर रहे हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो वो तादाद से ज़्यादा पानी ऊपर जब जाएगा तो सोल्ट भी चले जाते हैं। अब ज़्यादा पानी यहाँ पे तो इकट्ठा होगा नहीं, वो तो सनलाइट से इवेपोरेट हो जाएगा, लेकिन जो सोल्ट वो ज़मीन से लेकर ऊपर गए थे वो सोल्ट यहाँ पे इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से हमारी जो सॉइल है वो सेलाइन हो जाएगी। सेलाइन क्या होता है? जब हम नमक की बात करते हैं यानी कि सोल्ट की, उसको हम सेलाइन कहते हैं। तो यहाँ पर सॉइल के ऊपर आपका सोल्ट आ जाएगा जिसको हम सेलिनाइजेशन कहते हैं लैंड का। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी वुड बी योर करेक्ट आंसर, क्योंकि 3 ऑप्शन आपका इनका सही है। आगे हमने पढ़ा दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग, जब हम उनकी कटाई करते हैं इट इज़ कैरीड आउट बाय विद द मशीन, जिसको कंबाइन कहते हैं, एंड इन फैक्ट इट इज़ अ हार्वेस्टर एज वेल एज थ्रेशर। ओके, फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू सेपरेशन ऑफ ग्रेन्स एंड शॉफ बाय विनोइंग, जिनके पास छोटी सी ज़मीन होती है वो विनोइंग के जरिए करते हैं, जैसे कि ये फीमेल कर रही हैं। हमने ये बात 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी थी कि जहाँ पर एयर की डायरेक्शन होती है वहाँ पर इस तरीके से सीड्स को गिराया जाता है, और जो हस्क होता है जो कि डेंसिटी में हल्का होता है वो इधर हवा के डायरेक्शन में चला जाता है, और आपके जो ग्रेन्स हैं यहाँ पर कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये तो हुआ विनोइंग, जिनके पास कम लैंड होती है, लेकिन जिनके पास ये विनोइंग की मशीन भी है। ओके, इस तरीके से यहाँ पे मशीन्स के अंदर यहाँ पे ये इकट्ठा हो जाता है और हस्क उड़ के दूसरी साइड में चला जाता है। ये एयर के डायरेक्शन के ज़रिए से किया जाता है। इसके अलावा जो लोग बड़ी बड़ी मशीनें रखते हैं वो मशीन के ज़रिए इसको कर देते हैं। अच्छा बच्चों, अभी हमने फेस्टिवल्स की बात की थी कि जब फार्मर्स अपनी क्रॉप्स को ग्रो कराते हैं तो पूरे सीज़न को थकने के बाद वो अच्छे से उसको एंजॉय करते हैं। तो कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जैसे कि पोंगल एक फेस्टिवल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नबन्या एंड बिहू, ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से लिए जाते हैं, अलग अलग फसल के हिसाब से होते हैं।
तो अगर आप होली दिवाली को भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये जो सेलिब्रेट होते हैं इसी वजह से होते हैं कि हमारी जो क्रॉप्स आती हैं उस सीज़न में उनको सेलिब्रेट किया जाता है, फार्मर्स उनको सेलिब्रेट करते हैं। स्टोरेज, ये लास्ट स्टेप है। स्टोरेज में क्या होता है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टास्क, जब हमने हार्वेस्टिंग कर ली तो हमें उसको लंबे टाइम के लिए स्टोर करना पड़ता है। तो उनको मॉइस्चर से बचाने के लिए, इंसेक्ट्स, रेड्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए हम उनको स्टोर करते हैं। और उनको स्टोर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, अच्छे से ड्राई करना पड़ता है। इवन आप अपने घरों के अंदर भी देखेंगे कि सन में उनको ड्राई किया जाता है ताकि उनके अंदर मॉइस्चर ना रहे। अगर मॉइस्चर रहेगी तो उन पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो करने लगेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यहाँ पे देखिए भारत खाद्य निगम, यहाँ पे किस तरीके से गवर्नमेंट्स अपने ग्रेन्स को स्टोर करती है और उसके बाद फिर पब्लिक में उनको ट्रांसपोर्ट करती है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इन द गनी बैग्स इन द ग्रैनरीज, इनको ग्रैनरीज बोलते हैं जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है गनी बैग्स के अंदर। यहाँ पे कुछ जूट बैग्स भी होते हैं जिनको हम घर पे बोरी बोलते हैं, मेटालिक बिन्स भी होते हैं। ठीक है बच्चों, इन ग्रेन्स इज डन इन द सिलोज एंड ग्रैनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द पेस्ट लाइक रेड्स एंड इंसेक्ट। अच्छा, घर पे आपने देखा होगा तो ड्राइड नीम्स भी यूज़ होती है, मेरे घर पे तो होती थी अब्बा वाले टाइम पर, अभी मुझे पता नहीं। Then leaves are used for the storing food grains at home, for storing large quantities of grains in the big godowns. स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट्स भी किया जाता है जब लार्ज अमाउंट में प्रोटेक्ट करना होता है ताकि उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचा सके। चलो बच्चों, ये तो हुआ कि हमने किस तरीके से क्रॉपिंग से अपना फूड बनाया। जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो पढ़ा था ना कि जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बना लेते हैं क्योंकि वो ऑटोट्रॉप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। लेकिन एनिमल्स को, ह्यूमंस को अपना खाने का हिसाब करना पड़ता है, खुद से जुगाड़ करना पड़ता है। तो अभी हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करके अपनी क्रॉप तो बना ली, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ग्रेन्स तो हमें यहाँ से बनाएंगे। कुछ और भी हमें खाना होता है जो हम एनिमल से लेते हैं। और जब हम एनिमल्स की रियरिंग करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं, उनको किसी फार्म के अंदर रखते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री। प्लांट्स क्रॉप वाले केस में हमने क्या कहा था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, और यहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री। तो हमें फूड कैसे कैसे मिलता है, देखो बच्चों, मिल्क तो हमें मिलता है काऊ, बफेलो, शीप, गोट्स एंड शी कैमल्स, इन सब चीज़ों से मिल जाता है। उसके अलावा अगर हमें एग्स भी खाते हैं हम, जो कि हमें पोल्ट्री से मिलता है। उसके अलावा हम क्या खाते हैं, फ़िश खाते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अलग अलग एनिमल से कंज्यूम करते हैं। फ़िश एक मेजर पार्ट होता है कुछ लोगों की डाइट्स का। कुछ एरियाज़ में, स्पेसिफिकली वेस्ट बंगाल की तरफ अगर आप जाएँ तो वहाँ पर स्पेसिफिकली फ़िश पर कंज्यूम किया जाता है। तो इस सारे प्रोसेस को हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। फ़िश के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने यहाँ पे लिख दी है, इट इज़ गुड फॉर हेल्थ एंड वी गेट कोल लीवर फ्रॉम द फिश विच इज़ रिच इन द विटामिन डी। उसके साथ साथ ये विटामिन ए में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अच्छा बच्चों, ये सारी कीवर्ड्स हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा देन यू कैन आस्क टू मी। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज आ जाती है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड। यहाँ से आपको करेक्ट वर्ड सेलेक्ट करना है। द काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन ए लार्ज स्केल एट ए प्लांट इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं। जब एक तरह का प्लांट हम ग्रो कराएंगे क्रॉप कहते हैं। फॉरेस्ट से कैसे डिफर होता है, फॉरेस्ट के अंदर डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है, क्रॉप के अंदर कम होती है क्योंकि एक ही तरह की चीज़ें यहाँ पे उगा रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप पीस, पहली स्टेप क्या होती है, हमें सॉइल को प्रिपरेशन करना होता है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही देन यू कैन आस्क टू मी। थैंक यू सो मच।